हम करने वाले हैं फिजिक्स का निपटारा, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। हमने जो माइंड मैप बनाया इतना प्रिसाइज बनाया कि देखो मैं जूम भी कर रहा हूं तो भी पिक्सल आपके नहीं पड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को आपके लिए समराइज कर दिया है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जीतू भाई आप सबका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज अपन क्या करने वाले, आज हम हमारी एनसीईआरटी कक्षा 12 का अध्याय संख्या जो 2 है, स्थिर वैद्युत की एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका माइंड मैप या आप बोल सकते हो बहुत क्विकली एक वन शॉट देखने वाले हैं। आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाएगी, एक स्टोरी बन जाएगी जिससे आपको चैप्टर यूं याद हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका ये माइंड मैप 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना ले, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाइएगा। मेरी श्योरिटी है कि आपको चैप्टर में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना माइंड मैप आज का स्टार्ट करते बच्चों। तो हम करने वाले हैं फिजिक्स का निपटारा, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। अच्छा, माइंड मैप जो है मैं आपको बता देता हूं। पढ़ेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और ऐसे 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 चलते 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 हम लास्ट स्थिर वैद्युत की स्थिर ऊर्जा तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो माइंड मैप बनाया इतना प्रिसाइज बनाया कि देखो मैं जूम भी कर रहा हूं तो भी पिक्सल आपके नहीं पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बच्चों स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा हम तब बोलते हैं कि जब कोई आवेश है जिसको अपन कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो आपने कार्य करा है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। उसका हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास फॉर्मूला ये रहा U इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर। जब हमारा आवेश कहां पर रखा हो, अनंत पे रखा हो। अगर हमारा आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में रखा हो और उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हमें लेकर जाना हो तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, U2 माइनस U1 कर देंगे, के क्यू नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। यहां पर Q है वो चार्ज जो विद्युत क्षेत्र के अंदर है या जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और Q नॉट जो है जिसको अपन अनंत से लेकर आ रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। ओके, अब इसी से एक टर्म निकल के आती है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत विभव एवं विभवांतर। अगर हम अनंत से एक कूलाम आवेश लेकर आए, या हम ऐसा बोल सकते हैं एकांक आवेश लेकर आए, ठीक है ना, एकांक आवेश लेकर आए, तो उसको लेकर आने के लिए आपने जो कार्य किया उसको अपन बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। अगर कोई भी आवेश लेकर आ रहे हो तो स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, और अगर आप एकांक आवेश लेकर आ रहे हो, एक आवेश लेकर आ रहे हो, तो जो आपने कार्य किया वो है हमारे पास विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है जो आपने पहले ऊर्जा निकाली थी या जो आपने कार्य किया था उसको आप Q नॉट से डिवाइड कर दो। जब आप Q नॉट से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। जब हमारा आवेश कहां से जा रहा हो, अनंत से जा रहा हो, ठीक है। जब हमारा आवेश कहां से जा रहा हो, अनंत से जा रहा हो, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, के क्यू अपॉन आर। अगर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रहा हो तो अपन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, V2 माइनस V1 या KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास किसी निकाय में एक से ज्यादा आवेश हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे आवेशों की वजह से जो भी विभव उत्पन्न हो रहा है उसको जोड़ देंगे, सिंपल। अच्छा, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला V इक्वल्स टू W बाय Q नॉट, या अगर ये विभव का फॉर्मूला है और विभवांतर का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 या फिर W2 माइनस W1। तो बच्चों हमारे पास है W2 माइनस W1 अपॉन Q नॉट, या इसका मात्रक अगर मुझे निकालना तो इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम या फिर बच्चों होता है वोल्ट, VOLT, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अगर हम किसी द्विध्रुव के कारण, अब इधर आ जाइए, किसी द्विध्रुव के कारण, यूं चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो किसी द्विध्रुव के कारण अगर हम विद्युत विभव निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो आप अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव निकालोगे या फिर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालोगे। अगर अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालते तो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Kp अपॉन r स्क्वायर, और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव निकालते तो उसका मान होता है 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, अगर हम विद्युत क्षेत्र एवं दूरी के मध्य एवं विद्युत विभवांतर और दूरी के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके का होगा। इस ग्राफ में आपको एक चीज फोकस करनी है, मैं आपको बता देता हूं। फोकस करने वाली बात यह है बच्चों इस ग्राफ के अंदर, वो ये है कि इस ग्राफ के अंदर r बराबर
एक पर दोनों का मान होता है बराबर, v और e का मान बराबर होता है। अच्छा, v का मान होता है kq अपॉन r और e का मान होता है kq अपॉन r स्क्वायर। तो जब r का मान 1 से छोटा होगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा तब e जो होगा वो v से बड़ा होगा, और जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो जो v है ना वो e से बड़ा हो जाएगा, जो v है ना वो क्या हो जाएगा, e से बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ में स्टार्टिंग वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना ऊपर वाली, ये लाइन आपकी किसकी लाइन है, ई की लाइन है। तो देखिए जब हमारा r का मान 1 से छोटा था तो e जो है वो v से हमारा बड़ा हो गया, और जब r का मान क्या बोलते हैं 1 से बड़ा हो जाता है तो उस केस में e का मान v से कम हो जाएगा। और इससे पहले वाली बात देखें तो जब r का मान 1 से छोटा है तो v जो है वो e से छोटा है, और उसके बाद v का मान जो e से बड़ा हो जाता है। ठीक है, होप यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे आ जाइए, इसके बाद आ जाती है बच्चों समविभव प्रश्न। जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा है, एक ऐसी प्रश्न जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव प्रश्न कहते हैं। तो इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है हर बिंदु पर विद्युत विभव समान होगा। दूसरा है अगर हम आवेश को समविभव प्रश्न पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ जाते हैं तो किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है, शून्य। तीसरा होता है समविभव प्रश्न कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चौथा होता है समविभव प्रश्न पर विद्युत क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहता है। और चौथा होता है कि समविभव प्रश्न हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और इंक्लूड करवा देता हूं, वो ये है कि जहां समविभव प्रश्न ज्यादा क्लोज होगी, पास होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बच्चों, जब हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं, गोल 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 रोटेट कराते हैं, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। उस कार्य का बच्चों फॉर्मूला होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। अच्छा, इससे हमारे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी निकल के आती है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का P cos θ। मान लीजिए आपको विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, तो इसकी कुल जो ऊर्जा है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि इसके लिए जो कार्य किया गया वो 0 है। लेकिन आप मान लो उसको ऐसे थीटा कोण से घुमा देते हो, तो आपने जब थीटा कोण से घुमाया तो आपने कितना कार्य किया, आपने माइनस का P cos θ काम किया, और वही इसके अंदर ऊर्जा है। और मान लो ये ऑलरेडी किसी θ1 कोण पर, और आप उसको θ1 से θ2 कोण पे घुमा देते हो, तो आपने कितना कार्य किया, इतना कार्य किया। यानी अगर 90 डिग्री से किसी कोण पर घुमाते हो तो ये फॉर्मूला लगता है, और अगर आप θ1 से θ2 कोण तक घुमाते हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसके बाद बच्चों आ जाइए चालक और कुचालक के बारे में बात करते हैं। तो चालक वो पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, कुचालक वो पदार्थ जिससे विद्युत धारा गुजर नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, क्योंकि चालक के भीतर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो हम किसी भी लोहे के डब्बे में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत की परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र से वस्तुओं को बचाना। इसके अलावा बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो चालक के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, आवेशित चालक हमेशा लंबवत होती है। अब हम इस चैप्टर के एक नए पार्ट पे आ रहे हैं बच्चों। वो पार्ट है हमारे पास धारिता। धारिता पे आ जाइए आप। धारिता के अंदर सबसे पहली चीज बच्चों, किसी भी चालक की एक आवेश को संग्रहित करने की एक उसकी कैपेसिटी होती है। मतलब कोई भी चालक ऐसा नहीं कितना भी आवेश जो है होल्ड करके बैठ जाए, उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, उसी को अपन बोलते हैं धारिता। किसी भी आवेश की, किसी भी चालक की आवेश संग्रहित करने की उसकी क्षमता। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे तो हम करेक्शन करेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो Q इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना हो गया, CV। यहाँ पर C को हम बोलते हैं धारिता, किसी भी चालक की धारिता। यहाँ पर C का मात्रक होता है फैरेड। और अगर मैं Q और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि सीधे समानुपाती है। और इसकी जो ढाल है वो किसको निरूपित करेगी, इसकी ढाल आपकी निरूपित करेगी C को। ठीक है, अगर हम किसी गोलीय चालक की धारिता निकाले तो बच्चों गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, या इसको अपन बोल सकते हैं R/K। अब मान लो इसके चारों तरफ मैंने कोई माध्यम इंसर्ट कर दिया, कोई माध्यम लगा दिया, पेपर चिपका दिया लोहे की बॉल के ऊपर, है ना, या मोम लगा दिया, तो उस केस में धारिता हो जाएगी 4πε0 जो कि प्रारंभिक धारिता का εr गुना है। इससे हम पृथ्वी की धारिता भी निकाल सकते हैं, और पृथ्वी की धारिता आती है हमारे पास 711 माइक्रोफैराड, जो अपने आप में बहुत कम है। मतलब अगर मैं पूरी पृथ्वी को आवेशित भी कर लूं तो पृथ्वी ज्यादा से ज्यादा उसकी जो धारिता निकल आएगी वो 711 माइक्रोफैराड, जो कि बहुत कम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई है, जिस डिवाइस का नाम होता है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम दो क्या बोलते हैं प्लेटों का यूज करते हैं, और जो दो प्लेटें होती है बच्चों
उस दोनों प्लेटों में से एक पर पॉजिटिव आवेश होता है और दूसरे पर नेगेटिव आवेश होता है, और दोनों पास पास रखी हुई होती है। ठीक है, अब ये प्लेटें जो है वो गोले के रूप में हो सकती है, बेलन के रूप में हो सकती हैं, दो समांतर प्लेटें हो सकती हैं। तो इसके बेसिस पे संधारित्र को अपन गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र इसमें डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में एक ही संधारित्र है, वो है समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेटें, एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश है, और दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। इसकी धारिता का सूत्र होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहां से हमें समझ आ रहा है कि जो धारिता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आपकी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छा, अगर इनके बीच में, इन प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भर दो, जैसे मोम भर दिया, कागज भर दिया, तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इंटू सी। अगर हम संधारित्र को आंशिक रूप से भर दें, ठीक है ना, अगर हम उसको आंशिक रूप से भर दें, मतलब बीच में कहीं थोड़ा सा पार्ट भर दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि ये संधारित्र है, मान लो ये संधारित्र है, और इस संधारित्र पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गए, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट हो गई, और आपने क्या करा, इस प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भरा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, आधा ही भरा है। मान लो टी मोटाई का एक पराविद्युत पदार्थ अपन ने भरा है इसमें, ठीक है ना, टी मोटाई का एक पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो बाकी पारे पार्ट में एयर भरी हुई है, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये धारिता का फॉर्मूला होगा अगर आप आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ को भरते हो तो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तो संधारित्र को दो तरीके से संयोजित किया जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ये हमारे प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। जैसे प्रतिरोध में क्या होता था, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, और समांतर क्रम में होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पर श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, और समांतर प्लेट में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अच्छा, श्रेणी क्रम में अगर सारे संधारित्र सेम हो जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा C/N, और समांतर क्रम में सारे संधारित्र सेम हो जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा NC। इसके बाद आते हैं बच्चों संधारित्र की ऊर्जा के बारे में। जब संधारित्र को हम चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बैटरी को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। वो कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV² हाफ QV या हाफ Q²/C। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं ऊर्जा घनत्व के बारे में। एकांक आयतन की ऊर्जा, यानी ऊर्जा को अगर आप आयतन से भाग दे दो तो हमारे पास जो मिलेगा उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। बच्चों लास्ट हमारा टॉपिक है, अगर हम दो चालकों को आपस में एक तार के थ्रू जोड़ दें तो तार के थ्रू जोड़ने पर जो उनका कॉमन वोल्टेज होगा, मतलब मान लो मेरे पास दो चालक हैं, इसमें जो पहला चालक है इसका धारिता C1 है, वोल्टेज V1 है और उसके ऊपर Q1 आवेश है। दूसरा चालक है C2 V2 Q2, ये इनके ऊपर मान है। आपने इसको एक तार से जोड़ दिया। तार से जोड़ते क्या होगा, इनमें आवेशों का प्रवाह होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना हो जाए। ठीक है, या दोनों का दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए, तब तक दोनों का वोल्टेज क्या होना है, जब तक बराबर ना हो जाए तब तक जो है इसके अंदर आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्या बोलते हैं कॉमन वोल्टेज होता है, ये जो उभयनिष्ठ विभव होता है, उसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। लेट मी करेक्टेड, C1 प्लस C2। और क्योंकि जब ये तार में से आवेश जाएगा, मतलब इधर उधर आवेश जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि भी होगी। उस ऊर्जा हानि का फॉर्मूला होता है 1/C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को आपके लिए समराइज कर दिया। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था इसकी स्थिर वैद्युत की स्थिति ऊर्जा के साथ, फिर उसको अपन ने Q0 से भाग दिया तो हमें मिला विद्युत विभव। इसके बाद अपन ने किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव की कैलकुलेशन करी। फिर हमने दोनों के बीच का ग्राफ देखा E और V की तुलना करने के लिए। फिर हमने समविभव प्रश्न के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाया, कुछ कार्य की मान की गणना करी। फिर हमने चालक और कुचालक के बारे में स्टडी करी। फिर हम चैप्टर के एक दूसरे पार्ट पर आ गए थे। इसमें सबसे पहले अपन ने संधारित्र पढ़ा, सबसे पहले हमने धारिता पढ़ी कि धारिता क्या होती है, किसी भी आवेश की, किसी भी चालक के आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। फिर हमने बोला यार धरती की धारिता तो बहुत कम आ रही है, तो हमने यार सोचा कुछ मतलब कोई डिवाइस बनानी चाहिए। तो डिवाइस हमने बनाई संधारित्र, जो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, उसकी धारिता पढ़ी, उसके बीच में परावर्तित पदार्थ भरा, आंशिक रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरा। फिर इन संधारित्रों का संयोजन करा, संधारित्र को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित करा।
फिर संधारित्रों की ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करा और सबसे लास्ट में दो संधारित्रों या दो चालकों को आपस में जोड़ दिया। तो बच्चों आई होप सबको ये बात समझ आ गई होगी। इस चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।